कहानी की शुरुआत एक खुशहाल परिवार से होती है। ये परिवार अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था। पति पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अचानक पहाड़ से लोगों की तेज चीख पुकार की आवाजें आने लगती है। पति और पत्नी जसन और बेद घबरा जाते हैं और जानने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा बिल्कुल अलग होता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। हर कोई डरा हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। जब जसन और बैत बाहर देखते हैं तो उन्हें अपने पड़ोसी भी जल्दी जल्दी घर छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। जसन हैरानी से एक पड़ोसी से पूछता है, क्या हुआ, आप लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? लेकिन पड़ोसी कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। तभी जसन की नजर पड़ोसी के बेटे पर पड़ती है जो अपना सामान जल्दी जल्दी पैक कर रहा होता है। जसन उससे पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने जो जवाब दिया वह बहुत चौंकाने वाला था। वह कहता है, मेरे पापा के एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है। उन्होंने बताया कि शहर में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया है। यह वायरस इंसानों को राक्षस में बदल देता है। इतने में बच्चों की माँ वहाँ आ जाती है और जल्दी से उसे वहाँ से ले जाती है। जसन उसे रोककर पूछता है, ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है? उस महिला ने जवाब दिया, अभी बताने का समय नहीं है। अपनी बीवी और बेटी को लेकर इस शहर से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। ये बात सुनकर जसन और बेत दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अब जसन देर किए बिना अपनी पत्नी और बेटी को लेकर कार में बैठता है और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर वे देखते हैं कि जो लोग पहले भाग रहे थे वे अब वापस लौट रहे हैं। यह और भी अजीब की बात थी। थोड़ी देर में जसन की कार ट्रैफिक में फंस जाती है। जब वे गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि शहर से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। अब कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं और लगातार निगरानी कर रहे होते हैं। पुलिस और प्रशासन लोगों को ऐलान करके यह जानकारी दे रहे थे कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है, इसलिए अभी सभी लोग तुरंत अपने घरों में लौट जाएं। जब जसन ने यह सुना कि शहर में खतरनाक वायरस फैल गया है और इसके बावजूद लोगों को बाहर जाने से रोका जा रहा है तो उसे यह बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा, अगर सच में वायरस फैला है तो लोगों को शहर से बाहर निकलना चाहिए, न कि उन्हें घरों में बंद रहने देना चाहिए। सरकार की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसी बीच अचानक पास के पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर टूटकर सीधे उनकी कार पर आ गिरा। ये देखकर जसन, उसकी पत्नी बेद और उनकी बेटी जोई बुरी तरह घबरा गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ हिल रहा हो। सब कुछ बहुत डरावना हो गया था। तभी पहाड़ के पीछे से दो मिलिट्री फाइटर जेट्स निकलते हैं और बहुत तेजी से शहर की ओर उड़ान भरते हैं। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बम बरसाने लगते हैं। चारों ओर धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। आग और धुआं चारों तरफ फैल जाता है और देखते ही देखते पूरा शहर राख में बदल जाता है। बेद को तुरंत समझ आ जाता है कि अगर वे पुलिस की बात मानकर वापस घर चले गए होते तो अब तक उनकी मौत हो चुकी होती। यानी सरकार ने बहुत से लोगों को जानबूझकर घर भेजा ताकि उन्हें एक जगह इकट्ठा करके खत्म किया जा सके। अब ये फाइटर जेट्स उन लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं जो सड़क पर थे, यानी जसन और उसके परिवार जैसे लोग। ये देखकर सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। अब सबको समझ में आ जाता है कि सरकार उन्हें बचाना नहीं बल्कि मारना चाहती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जसन और वेद को अब ये साफ हो चुका था कि चाहे वे कहीं भी भागे, ये फाइटर जेट्स उन्हें ढूंढ ही लेंगे और मार डालेंगे। तभी वेद की नजर पहाड़ पर बने एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ छिपकर बचा जा सकता है। जसन और वेद और उनकी बेटी जोई अब तेजी से पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। पीछे पुल पर लोगों की भीड़ होती है और फाइटर जेट्स अब वहीं पर बम गिराना शुरू कर देते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। किसी तरह जसन, वेद और जोई उस स्कूल तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक टनल दिखती है जो शायद पुराने समय में बंकर के तौर पर बनाई गई थी। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि ठीक बम गिरने से कुछ सेकंड पहले ही उस बंकर में घुस जाते हैं। जैसे ही उन्होंने बंकर का दरवाजा बंद किया, ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरी जमीन हिल जाती है, लेकिन वे लोग बंकर के अंदर थे, जिससे उनकी जान बच जाती है। अब ये तीनों अंदर तो सुरक्षित थे, लेकिन उनके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा कौन सा वायरस था जिसकी वजह से सरकार को पूरे शहर के लोगों को मार डालना पड़ा? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बात वे जरूर समझ गए थे कि अगर जिंदा रहना है तो अब उन्हें इस बंकर में ही छिपकर रहना होगा। पर अब एक नई चिंता थी, यहाँ कब तक रहेंगे? खाने पीने का क्या करेंगे? अगर कोई बीमार हो गया तो इलाज कैसे होगा? थोड़ी राहत की बात ये थी कि बंकर में काफी सारा खाना रखा हुआ था। हालांकि वो एक्सपायर था, लेकिन तीनों लोगों के लिए कई हफ्तों तक काफी था। बेथ बहुत परेशान थी। वो बार बार अपनी छोटी बेटी जोई को देख रही थी और सोच रही थी अगर जोई को कुछ हो गया तो क्या करेंगे। उसे खुद की भी चिंता थी, क्योंकि जब वह बंकर का दरवाजा बंद कर रही थी उसका हाथ बुरी तरह चोटिल हो गया था। उस घाव से खून बह रहा था और बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्हें अब एक और डर सताने लगा था, कहीं उस वायरस का असर उनकी बॉडी पर तो ना हो गया हो। लेकिन अभी उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। फिलहाल उन्हें बस जिंदा रहने का रास्ता ढूंढना था। अब जसन, बेथ और जोई को समझ आ चुका था कि ऊपर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और अब उनके पास बंकर में छिपकर रहने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जसन ने तय किया कि अब यह बंकर ही उनका घर है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले बंकर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना जरूरी है ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। उसने लोहे की मोटी जंजीरों से बंकर का दरवाजा बंद किया और फिर खुद से कहा, अब यही रहना है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। नीचे जमीन के अंदर बंकर में जीना बहुत मुश्किल था। हर दिन एक जैसा लगता, खाने में वही पुराना डिब्बा बंद खाना, पीने के लिए गंदा कीचड़ भरा पानी और खाली समय में ताश के पत्तों से खेलना। उनका बाहर की दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं
था। उन्हें नहीं पता था कि दिन है या रात, बरसात है या धूप। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और फिर महीनों का पता नहीं चला। अब उन्हें इस बंकर में रहते हुए 300 से भी ज्यादा दिन हो चुके थे। जोई कई बार उदास होकर अपने पापा से पूछती, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जसन के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस अपनी बेटी को गले लगाकर कहता है, जब बाहर का वायरस चला जाएगा तब हम वहाँ चलेंगे। कभी कभी वह अपनी उंगलियों से जोई की आंखें ढक देता और कहता, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम हरे मैदान में हो, सूरज चमक रहा है, तुम्हारे सारे दोस्त वहाँ पर हैं। इस तरह वो बाहर की दुनिया को कल्पना में जीने की कोशिश करते थे। एक दिन जोई ने अपनी मम्मी बेथ द्वारा बनाए गए परिस्कोप से बाहर की दुनिया देखी। जोई ने जब बाहर देखा तो चारों तरफ बस तबाही का मंजर था। जली हुई इमारतें, टूटे हुए पुल और धुआं। कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। छोटी सी जोई उदास होकर बोली, क्या हम ही दुनिया के आखिरी लोग हैं? उसकी मम्मी बेथ ने उसे दिलासा दिया, नहीं बेटा ऐसा मत सोचो, हो सकता है तुम्हारे दोस्त भी कहीं छुपे हो जैसे हम छुपे हैं। रात हो चुकी थी, डिनर का वक्त था, लेकिन अब खाना बहुत कम बचा था, इसलिए वे तीनों थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे थे। लेकिन उस दिन जोई की जिद पर उसे एक पूरा टिन का डिब्बा खाने को दिया गया। जोई ने जैसे ही वो टिन का डब्बा देखा तो डिब्बा बिल्कुल खाली था। पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद भी था। सब समझ गए कि शायद कोई चीज उस डिब्बे में से खाना चुरा कर ले गई है। जब बेथ ने बाकी चीजें सभी डिब्बों की जांची तो पता चला कि पूरे 12 डिब्बे खाली है। यह उनके लिए 2 हफ्तों का खाना था जो अब खत्म हो चुका था। बेथ ने बंकर की वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर घुस आया है और उसका खाना ले गया है। बेथ ने गुस्से में कहा, अगर ये चूहा है तो इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा बचा हुआ खाना भी खा जाएगा। जोई का चेहरा बहुत उदास था। जसन ने उसे प्यार से कहा, बेटा छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, अगर खाना खत्म हो गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ और ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी मम्मी के साथ बैठकर ब्लॉक्स से खेल रही होती है तो उन्हें पीछे से हल्की सी आवाज आई। जोई ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही चूहा फिर से एक टिन का डिब्बा चुराने आया था। जोई ने जोर से चिल्लाकर अपने पापा को बुलाया। अब सबने ठान लिया था कि आज इस चूहे को हर हाल में पकड़ना है। जसन ने गुस्से में चाकू उठाया और चूहे की तरफ भागा, लेकिन चूहा बहुत चालाक और तेज था। वो भागते हुए टेबल पर चढ़ गया और वहीं रखी लालटेन को गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था, बेथ ने फुर्ती से झपट्टा मारा और चूहे को मार गिराया। सबने थोड़ी देर के लिए चूहे को मारने की खुशी मनाई, लेकिन नई मुसीबत और आ जाती है। उधर गिरी हुई लालटेन से आग लगने लगी थी। धीरे धीरे टेबल पर आग फैलने लगी। जसन भागा और लालटेन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गर्म हो चुकी थी। जैसे ही उसने लालटेन उठाई, उसका हाथ जल गया था। उसी समय लालटेन का शीशा फट गया और तेल बिखर कर आग में मिल गया। इससे आग और ज्यादा फैल गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर उसे भिगोया और जल्दी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हो जाती है। भले ही आग बुझ गई थी, लेकिन उससे उठने वाला धुआं पूरे बंकर में भर गया। धुआं इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि धुआं वेंटिलेशन जाली से ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा था। यानी अब ऊपर से कोई भी देख सकता है कि यहाँ अंदर कोई मौजूद है। ये देखकर तीनों बुरी तरह से घबरा गए। अब वो सांस रोककर चुपचाप बैठे थे ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। जसन ने कहा, शायद रात का अंधेरा इस धुएं को छुपा लेगा और कोई हमारे यहाँ होने का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि तीनों पूरी रात डर और चिंता में जागते रहे। सुबह जब रोशनी होने लगी तो उन्होंने तय किया कि पेरिस्कोप से बाहर झांककर देखना चाहिए कि क्या हालात है। जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर चारों ओर धुएं का बड़ा सा गुबार फैला हुआ था। इसका मतलब साफ था, अब अगर कोई भी पास से गुजरेगा तो बंकर के आसपास कुछ गड़बड़ जरूर समझेगा। बेथ ने चिंतित होकर कहा, अगर धुआं है तो नीचे राख भी जरूर गिरी होगी, और अगर कोई जांच करने आया तो राख देखकर उन्हें यकीन हो जाएगा कि यहाँ कोई है। हमें राख की सफाई करनी होगी। अब जसन और बेथ ने तय किया कि वे दोनों मिलकर बाहर जाकर राख साफ करेंगे ताकि कोई सुराग न बचे। बाहर जाने से पहले जसन ने अपनी बेटी जोई से कहा, जोई मुझसे वादा करो कि चाहे बाहर से कोई आवाज आए, कोई तुम्हें पुकारे या कुछ भी कहे, तुम बाहर नहीं निकलोगी, बस अंदर ही रहना, दरवाजा मत खोलना। जोई ने आंखों में आंसू भरकर वादा किया। इसके बाद जसन ने बंकर के दरवाजे पर बंधी जंजीरें खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना, और जब यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है तो दोनों धीरे धीरे बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। अब जोई अकेली रह गई थी, अपने मम्मी पापा का इंतजार करती हुई। बहुत देर हो गई लेकिन उसके मम्मी पापा वापस नहीं आए। फिर जोई ने स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखना शुरू किया तो उसे दूर दिखाई दिया कि उसके मम्मी पापा बंकर के पास गिरी हुई राख को साफ करने की कोशिश कर रहे थे और बंकर का दरवाजा भी छुपा रहे थे ताकि कोई देख न पाए। लेकिन तभी जोई की नजर दूर जंगल की तरफ गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि जंगल में कोई काली परछाई बहुत तेजी से उनके मम्मी पापा की तरफ दौड़ती हुई आ रही है। जोई ने डर के मारे चिल्लाकर पापा को आवाज दी, पापा पीछे देखो, लेकिन दूरी ज्यादा थी, आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची। डर के मारे जोई अपना डर भूल गई और सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई उसने इधर उधर देखा लेकिन मम्मी पापा वहाँ नहीं थे। अब वो बेहद ज्यादा घबरा गई और जोर जोर से पुकारने लगी, मम्मी पापा कहाँ हो? तभी पीछे से किसी ने अचानक उसका मुंह पकड़ लिया। जोई चौंक गई, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मी थी। बेथ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ ही सेकंड्स बाद जंगल की तरफ से जंगली हिरणों का झुंड बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ से गुजरा, लेकिन बेथ का डर और गहरा हो गया। उसने कहा, अगर इतने सारे हिरण इस तरह भाग रहे हैं तो जरूर कोई बड़ा खतरा वहाँ आ रहा है। जब जंगल की तरफ से खतरा आता हुआ दिखाई दिया तो जसन, बेथ और जोई को समझ आ गया कि अब वक्त बर्बाद करने का
कोई मौका नहीं है। तीनों ने बिना कुछ बोले तेजी से दौड़ लगाई और बंकर की तरफ भागे। जैसे ही वो बंकर के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला और फौरन अंदर घुस गए। जसन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। पहले तो लकड़ी की मजबूत पट्टियों से दरवाजा बंद किया, फिर उस पर लोहे की जंजीरें कसकर लपेट दी और सबको बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया। तभी उन्होंने ऊपर से धीमे धीमे कदमों की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था कोई बंकर के आसपास घूम रहा हो और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। कई मिनटों तक वह चीज बंकर के इधर उधर घूमती रही। तीनों की सांसें थम गई थी। अब उन्होंने तय किया कि धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से दूर खिसकते हैं, ताकि अगर दरवाजा खुल भी जाए तो जो भी ऊपर है उसे वो लोग सीधे नजर न आए। वो सब धीरे धीरे बिना आवाज किए बंकर के अंदर और आगे की ओर सरकने लगे। लेकिन तभी जोई के हाथ में पकड़ी हुई गुड़िया की रस्सी बंकर में लगे एक स्क्रू में फंस गई। वो रस्सी धीरे धीरे खींचने लगी और स्क्रू ढीला हो गया। यह देखकर जसन और बेत की जान हलक में आ गई। उन्हें याद आया कि उस रस्सी से गुड़िया के अंदर लगे स्पीकर का बटन जुड़ा है और जैसे ही वो खींचेगा गुड़िया से आवाजें आने लगेंगी। वो कुछ कर पाते इससे पहले ही हाय मेरा नाम डॉली है, गुड़िया की आवाज पूरे बंकर में गूंज गई। जसन ने झपट कर गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर का स्पीकर फाड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो खतरा जान चुका था। ऊपर जो भी था उसने अब जान लिया था कि नीचे कोई जरूर है। तभी अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज आई और फिर भारी भारी कदमों की गूंज जो सीधा बंकर के दरवाजे के ऊपर आकर रुक गई। अब कोई पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जंजीरों के बावजूद उस दरवाजे पर इतना जोर दिया जा रहा था कि वो हिलने लगा। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची थी। ऊपर कोई राक्षस जैसा भयानक जीव था और उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि नीचे कोई इंसान छिपा है। हालांकि दरवाजा बहुत जंजीरों से बना था, लेकिन जो चीज उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी वह बहुत ताकतवर थी। धीरे धीरे एक एक करके जंजीरें टूटने लगी। अब जसन को समझ आ गया कि दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो फौरन भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा ताकि वो उसका हथियार बना सके। उधर बेत भी हिम्मत दिखाती है। वो सीढ़ी पर चढ़ जाती है और अपने शरीर का पूरा वजन लगातार चैन खींचती है ताकि दरवाजा खुलने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी दरवाजा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा और तभी दरवाजे की ऊपर से एक काला साया दिखा। उसकी आंखें किसी जलते बल्ब की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ही ऊपर से इंसानों को झांक रही हो। जसन ने बिना वक्त गवाए पाइप उठाया और उस पर पूरी तरह से हमला कर दिया। वो काली परछाई पीछे की ओर गिर पड़ी। जसन ने झटपट वही पाइप दरवाजे में फंसा दिया, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। कुछ ही सेकंड में वो चीज वहाँ से भाग गई। हालांकि वो राक्षस चला गया था, लेकिन जसन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था बाहर की दुनिया में सिर्फ खतरनाक सोल्जर्स नहीं बल्कि भयानक राक्षस भी घूम रहे हैं। तीनों सीढ़ियों के पास जाकर मौन बैठ गए। उन्हें अब पता चल चुका था कि हमारा ठिकाना उजागर हो चुका है और अब हम यहाँ ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते। जसन ने चिंतित होकर कहा, इस बार तो एक ही आया था, लेकिन अगली बार वो बहुत सारे होंगे और फिर हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी बात खत्म नहीं हुई थी कि बंकर की अलमारी अचानक हिलने लगी। बेथ और जसन तुरंत समझ गए कि अब खतरा पास ही है और शायद उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया। ऊपर से अब तेज तेज कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हजारों पैर एक साथ उनके बंकर की छत पर दौड़ रहे हो। फिर कुछ ही पल बाद वो सब बंकर के दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए। जसन, बेथ और जोई नीचे कांप रहे थे और तभी जोरदार हमला शुरू हो गया। इस बार की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। लोहे का मजबूत दरवाजा भी उनकी ताकत के आगे टिक नहीं सका। वो टूटकर धड़ाम से नीचे गिर गया। दरवाजे के पास अब कई जोड़ी चमकती हुई आंखें दिख रही थी। राक्षस अब अंदर घुसने ही वाले थे, जिससे तीनों घबरा कर पीछे की ओर भागने लगे। बेत ने जल्दी से तेल की लालटेन फेंकी और दरवाजे और उनके बीच पर्दे में आग लगा दी। जसन ने पास की अलमारी खींचकर गिरा दी ताकि वो राक्षस कुछ देर रुक जाए, लेकिन उन्हें पता था कि ये सब उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। इसी बीच जोई की नजर जमीन पर एक वेंटिलेशन ग्रिल पर पड़ी, यानी हवा आने जाने वाला छोटा सा दरवाजा। जसन ने बिना वक्त गवाए उस ग्रिल को तोड़ा और अपनी बेटी और पत्नी को वहाँ से धकेल कर बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वह खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो तंग रास्ता उसके लिए बहुत छोटा था, जिससे वो उसमें फंस गया। अब पीछे से राक्षस उसके और करीब आ चुके थे और कोई रास्ता नहीं बचा था। जसन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ही कंधों की हड्डी तोड़ दी ताकि वो किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकल सके। वो दर्द से चीख उठा, लेकिन बेत ने उसे जल्दी से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की और जैसे ही वो लगभग बाहर निकल ही गया था, एक भयानक राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया। जसन ने देखा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसने आंखों में आंसू लिए बेत की तरफ देखा और कहा, जो भी हो जाए जोई को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो राक्षस जसन को खींचकर बंकर के अंदर ले गया। लेकिन जसन ने हार नहीं मानी। उसने राक्षसों से लड़ते हुए चिल्लाकर कहा, आओ देखता हूँ तुम में कितना दम है। नीचे से तेज चीखें और टकराने की आवाजें आ रही थी। बेत समझ गई कि जसन उन्हें भागने का मौका देने के लिए लड़ रहा है। बेत और जोई वहाँ से भागी, राक्षसों से बचते बचाते काफी दूर निकल आई। लेकिन तभी उन्हें अजीब महसूस हुआ। जिस हाईवे पर वो बाहर निकलने की उम्मीद कर रही थी, वहाँ अब एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी थी। मतलब अब कोई राक्षस इस शहर से बाहर नहीं निकल सकता। उन्हें लगा कि अब क्या होगा। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, जिससे बेत को उम्मीद जागी, शायद अब कोई हमारी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, उसने तेज स्पॉटलाइट उन पर डाली और ऊपर से एक बड़ा जाल गिराया, जिसमें बेत और जोई फंस गई। दोनों ने खुद को हर तरफ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जब बेत और जोई को जाल में कैद कर लिया गया तो उन्होंने देखा कि सामने से जो लोग आ रहे थे वो असल में कोई एलियन या राक्षस या वायरस से बदले हुए लोग नहीं, बल्कि वे तो मिलिट्री के सोल्जर्स थे। वे गैस
गैस मास्क और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे, जिससे उनकी आंखें चमकती हुई लग रही थी और उन्हें देखकर सबको लगता था कि वे किसी दूसरी दुनिया के हैं। लेकिन अब सवाल यह था, अगर वो सोल्जर्स थे तो लोगों को बचा क्यों नहीं रहे थे, बल्कि सबको मार क्यों रहे थे? असल में जब वायरस पहली बार फैला था, इस शहर में कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस बहुत खतरनाक था, हवा से फैलता और एक इंसान से दूसरे इंसान को भी लग जाता था। सबसे बुरी बात यह थी कि जिसे वायरस हुआ होता उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो बीमार है। सरकार के पास कोई इलाज नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जिसे भी वायरस हो उसे मार दिया जाए ताकि बीमारी और न फैले। बेथ और जोई भी इन्फेक्टेड थे। अब जब सोल्जर्स ने बेथ और जोई की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये दोनों भी वायरस से संक्रमित हैं। मतलब अब सरकार के नियम के अनुसार इन्हें भी मारना होगा। बेथ ने रोते हुए हाथ जोड़कर विनती की, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, वो सिर्फ एक बच्ची है। लेकिन सोल्जर्स रुकने को तैयार नहीं थे। जब एक सोल्जर्स ने जोई की तरफ बढ़कर इंजेक्शन देने की कोशिश की, तभी अचानक एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा निकल पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि जसन था, जो मौत के मुंह से लौट आया था। असल में जसन बंकर में मरा नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके चेहरे पर काले निशान, लाल चमकती आंखें और शरीर के अंदर साधारण सी ताकत आ गई थी। वो बहुत तेजी से सोल्जर्स पर टूट पड़ा, उन्हें एक एक करके मारने लगा। लेकिन फिर भी वो गोलियों से खुद को नहीं बचा पाया और जमीन पर गिर पड़ा। इधर जब सोल्जर्स बेथ और जोई की तरफ बढ़े तो बेथ और जोई किसी तरह जाल तोड़कर भाग निकली। अब सोल्जर्स उन्हें चारों ओर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब बेथ भी बदल चुकी थी। उसके अंदर भी बहुत ताकत आ गई थी। वो भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने जोई को एक कार के अंदर छुपाया और खुद सोल्जर्स से भिड़ गई। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया, लेकिन गोली लगने से कार की छत पर गिर गई। जोई ने अपनी माँ की हालत देखी, अपने पिता को मरते हुए देखा तो वह भी गुस्से से पागल हो गई। उसने एक छलांग लगाई और एक सोल्जर्स को गिराकर उसका मास्क तोड़ दिया। वो उसे मारने ही वाली थी, तभी बेथ ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मासूम बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। बेथ की बात सुनकर जोई धीरे धीरे शांत हुई। उसकी नसों में दिखने वाली हरियाली गायब हो गई। अब वह फिर से इंसान जैसे लगने लगी। लेकिन जिस सोल्जर्स का मास्क टूटा था, वह अब वायरस की चपेट में आ चुका था। उधर जसन जमीन पर पड़ा था, बहुत ज्यादा घायल। उसने अपनी बेटी को देखा और प्यार से अपनी उंगलियां उसकी आंखों की ओर फेरी और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ ने अपनी बेटी को लेकर भागना शुरू किया। वे कबाड़ के ढेरों से गुजरते हुए एक सुरंग में घुस गए। तभी एक हल्की सी रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी और सामने एक छोटा लड़का खड़ा था। ये वही पड़ोस का बच्चा था जो हमें कहानी की शुरुआत में मिला था। वो उन्हें एक सुरंग जैसी गुफा में लेकर गया, जहाँ उसके माता पिता और कई और लोग छुपे हुए थे। वहाँ छिपे सभी लोग वायरस से संक्रमित थे, लेकिन अभी भी जिंदा थे। वे सब छुपकर जी रहे थे, जैसे चूहे अंधेरे में बिलों में रहते हैं। अब तक सबको लगता था ये वायरस जानलेवा है, लेकिन असल में ये वायरस तभी खतरनाक बनता था जब कोई बहुत डर जाता था या गुस्से में काबू नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उन पर वायरस का असर कम हो जाता है। असल में जिन लोगों को अब तक सब राक्षस समझते थे, वे राक्षस नहीं थे, और जिन सोल्जर्स को लोग मसीहा समझते थे, वे असल में खुद डर के कारण हत्यारे बन चुके थे। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि असल राक्षस बाहर नहीं होते, बल्कि हमारे डर और नफरत के अंदर होते हैं।